ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका ही होस्ट संजय मंगनानी। लाया हूं गंगा न्यूज की शानदार प्रस्तुति, एक और अनोखी, अनूठी, अद्भुत, अनसुनी, अनदेखी और अनछुई कहानी। आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां, ऐसी कहानियां और ऐसी कहानियों की यादगार सीरीज जिसे आप एक बार सुनेंगे तो उम्र भर तक भूल ना पाएंगे, मिट नहीं पाएंगी दिलो दिमाग से उसकी निशानियां, जिस सीरीज का नाम है अनसुनी कहानियां। दोस्तों, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई और खुश होता है। हालांकि आज की कहानी जिन पर आधारित है वो खुश तब होते थे जब वो किसी को जान से मारते थे, और वो भी 2-4 साल के मासूम से बच्चों को, और वो भी उनका सिर जमीन में पटक पटक कर, और वो भी बिजली के खंभे या किसी लोहे की रॉड पे मार कर। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि वो तीनों जल्लाद, पत्थर दिल कसाई, निर्दयी और जुल्मी महिलाएं थी। जी हाँ, महिलाएं जो खुद किसी की मां थी, लेकिन उसने 40 से ज्यादा माओं की कोख उजाड़ दी। इस दुनिया में सीरियल किलर की प्रवृत्ति को कोई समझ नहीं सकता है दोस्तों। सीरियल किलर के मन में किसके लिए क्या चल रहा है, इस बात का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कभी वो किसी मासूम से बच्चे की तरह रोता है तो कभी गीदड़ की तरह रोने लगता है। सीरियल किलर और उनके कत्ल करने का अंदाज जितना बेरहम बनाता है उनको, उतनी ही मानवीय इतिहास में उनके सीरियल किलिंग की घटनाएं काफी चर्चित होती जाती हैं। करीब 50-60 साल पहले 40-42 हत्याएं करके मुंबई में दहशत फैलाने वाले सीरियल किलर रमन राघव को तो आप जानते ही होंगे। वैसे ही इतिहास के पन्नों पर एक सीरियल किलर का नाम लिया जाता है जिसे कभी मिटाया और भुलाया नहीं जा सकता। सीरियल किलर ठग बहराम। और उससे लेकर निठारी के नर पिशाच सुरेंद्र कोली तक अनेकों नाम हमारे सामने हैं। मानव इतिहास में ऐसे ही कई सरगनाओं की खूंखार, खतरनाक और खौफनाक कहानियां दर्ज है दोस्तों, जो लोगों की रूह कपा देती है। ऐसे ही कई सीरियल किलर जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और सभी के मन में इतनी दहशत, इतना खौफ बनाया कि सीरियल किलर का नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते हैं। उनके मन में डर बैठ जाता है। सीरियल किलर की दास्तां, लोगों को बेरहमी से मारने के लिए सीरियल किलर पत्थर और चाकू जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथियों, कल्पना कीजिए, एक मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी, माता की महाआरती हो रही, कुछ 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर नवरात्रों में माता की आरती कर रहे हैं, उनके भजन गुणगान गा रहे हैं। तभी एक आदमी की चिल्लाने की आवाज, पकड़ो 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 उसको, भागने न पाए, वह चोर है, मेरा पर्स चुरा कर भाग रही है। ये सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है दोस्तों, और आरती रुक जाती है। लोग आरती छोड़कर उस चोर को पकड़ लेते हैं। ये देखो पकड़ो उसको, पकड़ो उस औरत को, उसने मेरा पर्स चुराया है, भाग रही है, देखो भागने ना पाए। और भीड़ की कुछ महिलाएं उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तूने पर्स चुराया है। लेकिन वो चोरनी कहती है कि नहीं, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया है, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे घर का कोई काम याद आ गया, इसीलिए मैं भागी जा रही थी, इसीलिए। दिखाओ पल्लू, दिखाओ।
तलाशी लो इसकी। और तलाशी के बाद आखिरकार एक जेंट्स पर्स उसकी साड़ी के पल्लू में छुपा हुआ मिलता है। कुछ महिलाएं उसे पकड़ती हैं, मारती हैं, किंतु महिला होने के कारण कोई पुरुष तो उस पर हाथ उठा नहीं रहा है, लेकिन उसको पकड़ जरूर लिया जाता है और पुलिस के हवाले करने की बातें चल रही हैं। वो बार बार कह रही है कि नहीं, ये पर्स तो मेरे पति का है, कभी कह रही कि मेरे बेटे का है, कभी कह रही कि मुझे यहीं कहीं पड़ा हुआ मिला था। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि ये पर्स चोरी का है, इसी आदमी का, इसी लड़की ने चुराया है। और क्यों उस आदमी की निशानदेही पर उसका फोटो और कुछ जरूरी कागजात उस पर्स से मिल जाती है। सबको यकीन हो जाता है कि पर्स इसी ने चुराया है। उसको पुलिस के पास जबरदस्ती ले जाने की तैयारी होती है। औरतें उसको दाएं और बाएं से पकड़ के ले जा रही है। इतनी ही देर में तड़ाक तड़ाक की एक जोरदार आवाज आती है। सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक 1.5-2 साल का बच्चा जो कि जमीन पे गिर चुका है, उसका सर फूट चुका है, वो लहू लुहान हो चुका है, खून से लथपथ है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। उस बच्चे की आंखें तक बाहर निकल चुकी है, सर फटा जा रहा है, जोर जोर से रो रहा है। तभी वो महिला चिल्लाती है, हाँ नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को। ऐसा सुन के सब लोग उस महिला को छोड़ देते हैं। उसी की हालत, जिसका पर्स चोरी हुआ था वो भी बदल चुका था। उसने भी अपने पास से 100-200 रुपए निकाले, उस महिला को दे कि जाओ इसका इलाज कराओ। सबकी सहानुभूति उस महिला के साथ है। सबने कुछ रुपए दिए उस महिला को, मंदिर से निकालकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना भी कर दिया था। रास्ते में बच्चा बहुत रो रहा था, खून से लथपथ था बेचारा, बहुत खून बह रहा था उसका। ये औरत जिसका नाम रेणुका शिंदे था, अपनी 50-55 साल की मां अंजना बाई और 22 साल की बहन सीमा गवित के साथ उस खून से लथपथ लगभग 18 महीने के बच्चे संतोष का फटा सिर रास्ते में मिले एक बिजली के खंबे से दे के मारती रहती है, तब तक मारती है जब तक कि वो बच्चा शांत नहीं हो जाता, वो दम नहीं तोड़ देता और फिर उसकी लाश को नदी में कहीं बहा देती है। साथियों, ये दर्दनाक खौफनाक सीन किसी मूवी का नहीं है, ये हकीकत में घटी एक घटना है जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मंदिर में घटी थी, जिसके तार जुड़े थे अंजना बाई नामक एक महिला से, जिसकी पहली शादी असफल रही थी और पति ने उसको छोड़ दिया। कोल्हापुर में अंजना बाई, जिसका पूरा नाम अंजना बाई गावित था, उसकी बेटी रेणुका, और फिर उसने मोहन नाम के एक दूसरे शख्स से शादी कर ली। उससे उसको एक और बेटी, नाम था उसका सीमा के पैदा होने के बाद मोहन ने प्रतिमा नाम की एक दूसरी महिला से शादी की। अंजना दोनों बेटियों के साथ मिलकर चोरियां करने लगी, क्योंकि अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। करती भी तो क्या, हालांकि वो कोई शराफत का काम भी कर सकती थी जो उसने नहीं किया। तो उसने अपनी आपराधिक वारदातों में दोनों बेटियों को भी शामिल कर लिया। इसके अलावा इन पर करीब 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें छोटी मोटी चोरी, पर्स चुराना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी कीमती सामान को चुराना, चैन स्नैचिंग करना, पॉकेट मारना और महिलाओं को चाकू के दम पर लूटना भी शामिल है। कोल्हापुर में उस दिन भी जब ये शिकार की तलाश में जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें एक 18 महीने का बच्चा संतोष मिलता है। ये चोरी किए बच्चे को गोद में ले लेती है, मंदिर ले जाती है। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस बच्चे का आखिर करना क्या है, बस चुरा लिया, ये सोच के कि चलो कोई नहीं, इतने पर्स चुराए, इतने लोगों को लूटा, अब इसे भी बेच देंगे, कहीं पर कुछ पैसा तो मिले। तीनों गोद में लेकर मंदिर पहुंचती हैं, तभी चोरी करते पकड़ी जाती हैं और उस बच्चे की दर्दनाक मौत, उस बेचारे बच्चे को
कैसे मारती है मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। ऐसे ही करीब 40 से 42 बच्चों के साथ ऐसे ही दर्दनाक वारदात होती है साथियों। महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, कोल्हापुर, नासिक और मुंबई, औरंगाबाद में हर जगह बच्चा चोरी की इन घटनाओं से दहशत मच जाती है। इन शहरों के लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। सोलापुर, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नासिक जब शहर शहर ऐसी वारदातें होने लगी तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। उन्होंने अपनी जांच को शुरू किया। करीब 150 से ज्यादा आपराधिक केस थे इन माँ बेटियों पर। उन्हें पता होता था कि कब कहां कितनी भीड़ जमा होती है। सीमा और रेणुका अपनी मां अंजना गावित के साथ भीड़ भाड़ वाले पब्लिक प्लेस, धार्मिक स्थानों पर छोटी मोटी चोरी करते थे और चैन स्नैचिंग करते थे, जेब काटते थे और पर्सों की चोरी भी करते थे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को लूटना जरा आसान हो जाता है। और उस मंदिर वाले इंसिडेंट के बाद तो उन्होंने एक नायाब आइडिया भी खोज लिया था। ऐसी एक घटना में रेणुका शिंदे एक मंदिर में महिला को लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। क्योंकि उसके साथ एक बच्चा था, इसीलिए वह भीड़ के प्रकोप से बच गई थी। यहाँ से उसके नए अपराध की शुरुआत होती है। रेणुका को लगता है कि अपराध करते समय यदि वो पकड़ी जाती है तो बच्चों की आड़ में वह बच सकती है। इसके अलावा बच्चों से अपराध भी कराए जा सकते हैं। अगर हम अपने पास चोरी करते वक्त एक बच्चा रख लें, कभी पकड़े गए तो लोगों के सामने उस बच्चे का सर फोड़ देंगे, उनकी हमदर्दी हमें मिल जाएगी, हम आसानी से बच जाएंगे। अब वो तीनों औरतें चोरी बाद में करती थी, बच्चे पहले चुराती थी। एक बात और खास होती थी कि कोई भी बच्चा 4 या 5 साल से बड़ा नहीं होता, क्योंकि बड़े बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता था, ज्यादा तंग करते थे वो, उन्हें भूख भी ज्यादा लगती थी, सवाल भी ज्यादा ही पूछते थे। तो उन्होंने सोच लिया बच्चे छोटे होने चाहिए, और जो बच्चे ज्यादा रोते थे, तंग करते थे, तो वो उन सबको बेरहमी से, बेदर्दी से मार दिया करते थे। 1992 में उनके किए गए इकबाल जुर्म के अनुसार भावना नाम की एक 9 महीने की बच्ची को उन्होंने उसके हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया। 10 साल का एक बच्चा नरेश था, इनके चंगुल में फंस तो गया, पर शाम को वो घर जाने की जिद करने, रोने लगा, चिल्लाने लगा। इन तीनों ने पहले उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसके अंग अंग काट कर थैलियों में भरकर किसी नहर में फेंक दिया। ऐसे ही 18 महीने के एक बच्चे की भी बेरहमी से हत्या की गई थी। पहले उसका गला घोट दिया गया, फिर मरने के बाद उसे एक पर्स में ठूसा और फिर तीनों उसे ठिकाने लगाने निकली तो सामने एक सिनेमा हॉल दिख गया। सोचा कि चलो मूवी देख लेते। फिर मूवी खत्म हुई तो उन्हें ध्यान आया कि अभी तो बच्चे को ठिकाने लगाना बाकी है, तो वो उस मरे हुए बच्चे को टॉयलेट की शेल्फ में अपने पर्स में छोड़ देती, जो कि उनका अपना नहीं था, कहीं चुराया हुआ था कहीं से। पिक्चर खत्म होने के बाद लेडीज टॉयलेट में जाकर सफाई कर्मचारी को वो लाश मिलती है। उनके लिए कितनी नॉर्मल सी बात है, एक बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारने के बाद भी वो मजे ले मूवी देख रही थी। आती है उसकी सोच पर, उनकी इंसानियत पर। 2 साल की एक बच्ची स्वीटी थी, जिनके पैर पकड़ के उल्टा लटका कर उस बच्ची को पानी में डुबोकर मार दिया। कोल्हापुर, नासिक, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद और ना जाने कहां कहां ये सब कृत्य चल रहा था। 3 साल का एक बच्चा पंकज घर के आसपास के लोगों से बात करने की हिम्मत करने लगा था, ताकि वो उस नर्क से बाहर निकल सके। महिलाओं को पता चलता है तो वो उसे पंखे से उल्टा लटका देती है, और फिर तब भी नहीं मरता है वो, तो उसको दीवार में पटक कर तब तक उसका सर दीवार से लड़ाती है जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ा।
एक अन्य बच्चे को शरीर में 42 घाव करके उसमें डिजाइन बना के मजे लेती। लगभग 4 साल के एक अन्य बच्चे के शरीर में ऐसे ऐसे घाव करती है कि मेरे लिए तो बताना ही मुनासिब नहीं। 2 साल के एक अन्य बच्चे को पहले तो कई दिनों तक भूखा रखती हैं और फिर इतना मारती हैं कि उसकी मौत हो जाती है। ऐसा सिर्फ इसीलिए किया गया था कि वो अपनी मासूम माँ को याद करके रोता था। कुट्टू नाम का मुंबई से उसे कहीं से उठा के लाई। मगर इस बार फिर से वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और इस बार फिर से अंजना बाई के मन में वही जल्लादी ख्याल आया। इसने कोल्हापुर के मंदिर वाला ही काम किया। इस बार भी उस बच्चे को जमीन पर पटक दिया। सर फिर से लोगों का ध्यान चोरी से। ये तीनों हाय तौबा मचाने लगी। हाय तौबा, अरे तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का सर फूट गया। सबने कहा चोर तो पकड़ लिया जाएगा, चोरी भी होती रहेगी, लेकिन इस बच्चे को पहले हॉस्पिटल पहुंचा दो, कहीं मर ना जाए बेचारा। मैंने सोचा कि निश्चित ही इस माँ की कोई मजबूरी रही होगी, बस इसीलिए उसने चोरी की होगी। उसे क्या पता था कि ये तो उनका रोज का धंधा है। बड़ी आसानी से ये तीनों पुलिस की चंगुल से छूट गई थी उस दिन, लेकिन अभी भी बच्चा रो रहा था। इनको परेशानी हो रही थी कि कोई पकड़ ना ले, कोई पूछ ना ले बच्चा किसका है, रो क्यों रहा है, सर क्यों फट गया है। बच्चों को बहुत डांटती है, बहुत फटकारती है, बहुत धमकी देती है, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। तो उस बच्चे को चुप कराने के लिए वो उसका सर लोहे की रॉड से फिर से तब तक मारती रहती है जब तक वो पूरी तरीके से खामोश नहीं हो गया। उन दोनों बहनों ने 1990 से 1996 तक 40 से ज्यादा बच्चों का किडनैप किया था और इसमें संतोष, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, राजा, श्रद्धा, कांति, गौरी, पंकज जैसे तमाम बच्चों का अपहरण किया था इन्होंने और उनकी नृशंस दर्दनाक हत्याएं भी की थी। एक बात और गौर करने वाली है कि उसके चुराए गए सारे बच्चे, सभी के सभी बच्चे गरीब या मजदूर परिवार से, भिखारियों के बच्चे थे। इसीलिए पुलिस भी उनके अपहरण की वारदातों से ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये लोग कमजोर तबके से आते। लेकिन अंजना बाई अपने जीवन का सबसे गलत फैसला तो अब लेती है, अपने दूसरे पति मोहन की दूसरी पत्नी प्रतिमा से बदला लेने का। अंजना बाई प्रतिमा से इतनी नफरत करती थी कि उसने उसकी बड़ी बेटी को ही निशाना बना दिया। प्रतिमा को, अंजना बाई और उसकी बेटियों पर शक हो गया था, इसीलिए उसने तीनों के खिलाफ पुलिस में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज की। तीनों महिलाएं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अंजना बाई ने अपने पूर्व पति की बड़ी बेटी का किडनैप कर लिया था, लेकिन इनके मंसूबे छोटी बेटी को भी किडनैप करने के थे। लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, पकड़ लिया इनको। पकड़े जाने के बाद छानबीन में पता चलता है कि बच्चों का किडनैप करके उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता था। जब बच्चे अपराध की दुनिया में पुराने हो जाते थे और उन्हें लोग पहचानने लगते थे, तो ये तीनों महिलाएं उनकी बेदर्दी से हत्या कर देती थी। नवंबर 1996 में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तीनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए। रेणुका शिंदे का पति किरण शिंदे, उसे भी गिरफ्तार किया गया और उसे सरकारी गवाह बना दिया गया, क्योंकि उस पर पुलिस ने 3rd डिग्री इस्तेमाल की थी और वो टूट गया था। सारी कहानी उसने पुलिस को बताई कि कैसी बेदर्दी से, बेरहमी से उसकी पत्नी, उसकी साली और उसकी सास ने 40 से 42, जी हाँ 40 से 42 बच्चों को, मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो उसके खिलाफ सारे मामले हटा लिए जाते। वैसे भी वो किसी भी मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था,
दिसंबर 1997 में अंजना बाई की गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही जेल में उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों प्यारी बहनों को 2001 में फांसी की सजा सुनाई जाती है। इससे कम तो कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट इसी सजा को बरकरार रखती है। लेकिन पता नहीं कौन इनके वकील इनके केस को 2006 में सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, लेकिन वहां भी इनकी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। 40 से ज्यादा बच्चों की बेरहमी से, बेदर्दी से हत्या करने वाली बहनें अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाती हैं राष्ट्रपति के पास। 14 अगस्त 2014 को सोचती हैं 15 अगस्त का दिन आने वाला है तो राष्ट्रपति से भीख मांग लेती हैं, हाथ जोड़ के बोलती हैं हमें जिंदा रहने दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनकी दया याचिका को खारिज कर देते, करना भी चाहिए था, और वापस इन्हें पुणे की येरवडा जेल में भेज देते। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है इनके वकील के द्वारा कि इनकी सजा को किए बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक इन्हें फांसी पे चढ़ाया नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी ना जाने क्यों देरी हो रही थी। 21 साल के बाद उनकी फांसी की सजा को दिए गए पूरे 21 साल के बाद फिर से उनके वकील जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं कि फांसी के फंदे के इंतजार में 21 साल तक ये हर रोज तिल तिल कर मर रही हैं, तो इनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। और आज ये दोनों बहनें पुणे के येरवडा जेल में बंद हैं। हालांकि अब उनको फांसी की सजा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आज भी वो खून के आंसू रो रहे हैं, रोना भी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई। ये कहना गलत होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आज की इस कहानी ने आपकी आंखों को खोल दिया होगा कि कभी भी किसी भी अनजान इंसान पर विश्वास मत कीजिए। जैसे उन माँ बेटियों ने बच्चे को जमीन पे फेंक दिया और भीड़ तितर बितर हो गई, उन्हें छोड़ दिया, पुलिस की गिरफ्त में नहीं डाला। ये गलतियां ना जाने कितने बच्चों की मौत का सबब बने। यही कहना चाहता हूं कि जब भी आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप सबसे पहले उनको पुलिस में भेजने का, पुलिस को फोन करने का काम करें, ताकि ऐसे अपराध समाज से कम हो सके, खत्म हो सके। मैं संजय मंगनानी, गंगा न्यूज की शानदार प्रस्तुति अनसुनी कहानियों के इस दौर में आज आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।